हाय गाइस, मेरा नाम है किशन कनौजिया और आप देखना शुरू कर चुके हैं BRL 115 सप्लाई चेन मैनेजमेंट का ये यूनिट नंबर 1 ओवरव्यू ऑफ रिटेल सप्लाई चेन मैनेजमेंट। राइट, ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सो टुडे विल स्टार्ट फ्रॉम द इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। अब ये इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट समझने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है। जब भी कोई माल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है, मान लेते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है, ठीक है। इन दिस प्रोसेस ये जो भी चीज़ें होंगी, जैसे कि माल को एक्वायर करना, पॉइंट ए के पास तो ऑलरेडी है, लॉजिस्टिक्स वाला कोई पर्सन है, ठीक है, मान लेते हैं लॉजिस्टिक्स। ये क्या करेगा, पॉइंट ए से सारा का सारा माल एक्वायर करेंगे, अपने पास स्टोर करेंगे, उसके बाद ट्रांसपोर्ट करेंगे फ्रॉम देयर ओरिजिन टू द डेस्टिनेशन। इसी को हम लोग लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट कहते हैं। सिंपल से भाषा में मैं सरल शब्दों में कहूँ तो माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना। अब एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा रहे हैं तो उसको स्टोर भी करेंगे। भाई ऐसे ही किसी ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल के अंदर रख के लेके जाया जाएगा तो पहले उसको प्रिक्योर करना होगा, कहाँ से लेना है जी, व्हीकल में रखेंगे, उसके बाद ट्रांसपोर्ट कर देंगे। सिंपल सी बात है। कई बार इसे अपने पास होल्ड करके भी रखना पड़ता है, व्हीकल का टाइम लगता है, थोड़े दिन के लिए हम अपने पास रखते हैं क्योंकि सब टाइमलाइन में है। तो अब ये इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स क्या है? जब मैं लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट के साथ इंटीग्रेटेड वर्ड जोड़ देता हूँ ना, तो मैं बेसिकली इंटीग्रेटेड का मतलब ही जोड़ना होता है। अब हम जोड़ क्या रहे हैं यहाँ पे, जैसे ही इसके साथ मार्केटिंग में ऐड कर दूंगा ना, क्या कर दूंगा, ऐड मार्केटिंग। तो जैसे ही मैं मार्केटिंग ऐड कर दूंगा लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट के साथ इन ब्रॉडर टर्म्स, तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। अब मैं ये सारे प्रोसेस करूँगा, जैसे कि कस्टमर की नीड को फोरकास्ट करना, उसके बाद फंड्स एक्वायर करना कि वो नीड कैसे पूरी होगी, उन फंड से मटेरियल खरीदूंगा, मैन पावर सोर्स करूंगा, टेक्नोलॉजीज़ बाय करूंगा और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करूंगा। तब जाके मैं कहीं वो नीड्स एंड वांट को पूरा कर पाऊंगा। ठीक है, कैसे करना है ये, जिससे मैं ऑप्टिमाइज़ कर सकूं कि कितना खरीदने में, कितना मिनिमम और कितना मैक्सिमम खरीदने में सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। इसी को ऑप्टिमाइजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कहते हैं। उसके बाद कस्टमर की रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे यूजिंग द नेटवर्क जो हमने क्रिएट किया है लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट के थ्रू। राइट, ठीक है। तो ये तो हो गई डेफिनेशन। सरल भाषा में लॉजिस्टिक क्या है, क्लोज निट सिस्टम है जिसमें सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। क्या क्या चीज़ें, मटेरियल को एक्वायर करना, प्रोड्यूस करना, स्टोर करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ट्रांसपोर्ट करना, सप्लाई करना, मार्केटिंग करना, राइट, एंड डिलीवरी आर इंटरडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो एक्शंस हैं, एक रॉ मटेरियल स्टेज से लेकर एंड कंज्यूमर तक देने के सारे प्रोसेस को जब मैं एक साथ जोड़ देता हूँ तो इसी को बोलूँगा इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। ठीक है, राइट। तो यहाँ पे दो तरीके के कॉन्सेप्ट है। पहला है पाइपलाइन कॉन्सेप्ट, उसके बाद पुश एंड पुल कॉन्सेप्ट। पुश एंड पुल कॉन्सेप्ट, ओके। नाउ सुनिएगा, नाउ पाइपलाइन कॉन्सेप्ट के अंदर होता क्या है, जब भी कोई सामान ऑर्डर किया जाता है, व्हेन गुड्स दैट हैव बीन ऑर्डर्ड बट नॉट हैव बीन अराइव्ड, तो हम उसे अपनी इन्वेंट्री में काउंट कर लेते हैं कि जी हमारे पास ये आइटम है। तो इसको ऐसी इन्वेंट्री बोलते हैं, पाइपलाइन इन्वेंट्री, की ये माल आ जाएगा, इसका पैसा दे दिया है, रास्ते में है, 10 दिन लगेगा, 15 दिन लगेगा, लेकिन ये माल हमारे पास आ जाएगा। और ऐसी इन्वेंट्री को हम लोग पाइपलाइन इन्वेंट्री कहते हैं और इसी कॉन्सेप्ट को पाइपलाइन कॉन्सेप्ट कहते हैं। ठीक है, राइट। मतलब ये माल हमारे पास अभी तक पहुंचा नहीं है, बस हमने ऑर्डर दिया है, पेमेंट करिए, पार्ट पेमेंट करिए, बेसिकली 10%, 20%, 30% एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द वेंडर,
तो हम उसे आप क्या काउंट कर लेंगे, अपने इन्वेंट्री में काउंट कर लेंगे कि जी रास्ते में हमारे 1000 यूनिट आ रहे हैं, ठीक, राइट ना। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द सप्लाई चेन टीम टू नो एग्जैक्ट स्टेटस ऑफ पाइपलाइन इन्वेंट्री, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग, वेयरहाउसिंग, सप्लाई और डिलीवरी सबको अफेक्ट करेगा। एक बार फर्म ने माल खरीद लिया तो उनको अपनी इन्वेंट्री में समझा जाता है, ठीक है, राइट ना। तो पाइपलाइन सप्लाई का बेसिकली मतलब ये होता है कि एक रॉ मटेरियल जो है वो किसी प्रोसेस के थ्रू होकर जा रहा है, राइट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट इज पुश एंड पुल कॉन्सेप्ट। ये पुश एंड पुल कॉन्सेप्ट आपको इस पूरी बुक में बार बार देखने के लिए मिलेगा, जिसका मतलब होता है इसमें दो तरीके की सिचुएशन आती है। आप लॉजिस्टिक्स किसके लिए करते हो, थोड़ी देर पहले हमने जाना कि कस्टमर की नीड और वांट के बिहाफ पे हम माल खरीदते हैं या फिर स्टोर करते हैं, मंगाते हैं, लॉजिस्टिक्स एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं माल को। तो पुश एंड पुल कॉन्सेप्ट में क्या होता है, दो तरीके की सिचुएशंस आती हैं। ईदर इट मस्ट अडेप्ट टू इमीडिएट कंज्यूमर डिमांड, कस्टमर ने मांगा और आपने उसको डिलीवर कर दिया, ठीक है, राइट। तो जब कस्टमर मांग रहा है और आप उसे डिलीवर कर रहे हो तो ये क्या है, पुल स्ट्रैटेजी है। क्या है, पुल स्ट्रैटेजी। कैसी स्ट्रैटेजी है, पुल। कस्टमर ने डिमांड की और आपने उसे डिलीवर कर दिया, ये क्या है, पुल है। लेकिन अगर आप फोरकास्ट कर रहे हो, भविष्यवाणी कर रहे हो कि इतना माल तो बिकेगा ही, ठीक है, राइट ना। सो पुश स्ट्रैटेजी, अब पुश स्ट्रैटेजी के अंदर होता क्या है, मान लेते हैं कि हमें कोई डिमांड आने वाली है, तो पहले से ही हम क्या करते हैं, एक एक्सपेक्टेशन लगा के चलते हैं कि इतने नंबर ऑफ यूनिट्स तो हमारे बिकेंगे ही, राइट। आर यू गाइस गेटिंग इट, ओके। तो जब हम पहले से ही फोरकास्टिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं पुश स्ट्रैटेजी, राइट। पुश स्ट्रैटेजी इज यूज्ड वेयर डिमांड अनसर्टेनिटी इज रिलेटिवली वेरी स्मॉल। अब पुल वाले में क्या है कि कस्टमर अचानक से बहुत ज़्यादा ऑर्डर भी तो दे सकता है, राइट। तो यहाँ अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, सॉरी बहुत ज़्यादा है। पुल वाले कॉन्सेप्ट में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, पुश वाले में अनसर्टेनिटी बहुत कम रहेगी। अनसर्टेनिटी ज़्यादा और पुश में अनसर्टेनिटी कम, मतलब बहुत सारे चेंजेस जो आएंगे कि भाई ऑर्डर ज़्यादा कर दिया, ऑर्डर कम कर दिया, डिमांड ज़्यादा आ रही है, डिमांड बहुत कम आ रही है, ऐसा पुल कॉन्सेप्ट में ही होगा। पुश कॉन्सेप्ट में ऐसा नहीं होगा, उसमें लीनियर चलता रहता है, बहुत माइनर चेंजेस आएंगे, 5%, 7%, 10% मैक्सिमम। लेकिन पुल कॉन्सेप्ट में कभी कभी 200%, 2000% ऐसे भी चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। मान लेते हैं कि आप क्या करते हैं, आप जो है राइस सप्लाई करते हैं, राइस, ठीक है। अब किसी के यहाँ पार्टी है, मान लेते हैं आपको कहाँ से ऑर्डर मिल गया, आपको मिल गया जी अंबानी की शादी से ऑर्डर की। हमें जो लोगों को खाना खिलाना है अगले 100 दिनों तक, वो आपके यहाँ से राइस मंगाया जाएगा जी। अब ये तो लगातार ऑर्डर तो ऐसा आता नहीं है ना, ये तो अचानक से किसी ने ऑर्डर दिया, डिमांड पर ऑर्डर आया, तो इस कॉन्सेप्ट को पुल कॉन्सेप्ट बोला जाएगा। लेकिन पुश कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं, हम अपने फोरकास्ट के बिहाफ पे कि हम हर साल जी 2 करोड़ रुपए का चावल बेचते हैं, हमारा जो टर्नओवर है 2 करोड़ रुपए का चावल हम लोग बेचते हैं, ठीक। उसके बिहाफ पे हम 2 करोड़ के आसपास का माल मंगा लेंगे, सिंपल है, चलिए, राइट नाउ। सो पुल स्ट्रैटेजी में क्या होता है, एक्चुअल कस्टमर डिमांड पर फोकस किया जाता है बाय मॉनिटरिंग रियल टाइम डेटा, जिससे एक्यूरेट इन्वेंट्री मेंटेन की जा सके, ठीक। पुश स्ट्रैटेजी में क्या होता है, डिमांड अनसर्टेनिटी बहुत कम होती है और हम फोरकास्टिंग के बिहाफ पर इसमें माल मंगाते हैं, किसके बिहाफ पे, फोरकास्टिंग, राइट, भविष्यवाणी, ठीक है ना। डिफरेंस बिटवीन लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, आइए इस बारे में बात कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये पूछा भी जा सकता है आपसे आपके एग्जाम में। लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है कि हम क्या करेंगे, कैरी करेंगे, स्टोर करेंगे और डिलीवर करेंगे। इट इज़ द पार्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स इज द पार्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट।
लॉजिस्टिक का पूरा फोकस होता है कि वेल प्लान्ड और सिस्टमेटिक डिलीवरी की जाए प्रोडक्ट्स की एट कंपीटिंग प्राइस. लॉजिस्टिक्स कैन एग्जिस्ट विदाउट द एफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट. भाई माल ही तो लेके जाना है एक जगह से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक. लॉजिस्टिक्स हैज़ बीन अराउंड सिंस द टाइम wars are fought and manpower and equipment were moved from one place to another. हज़ारों सालों से लॉजिस्टिक्स चलता चला आ रहा है. भाई लॉजिस्टिक्स मतलब हमारे हथियार लड़ने के लिए अगर ख़त्म हो गए हैं, औजार ख़त्म हो गए हैं, तो अब हम सामने वाली पार्टी से लड़ नहीं सकते ना, हार जाएंगे. तब से लॉजिस्टिक्स है हमारे पास. ठीक है, हज़ारों सालों से. सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है? ये बहुत नया कॉन्सेप्ट है, 1980 के अंदर आया है. और सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में बनाने के लिए और एंड कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए, जब तक ये सारी एक्टिविटीज़ हो ना जाएं तब तक सारी मैनेजमेंट को हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहते हैं. सर आपने बहुत दिन पहले मार्केटिंग भी कहा था. देखो यहाँ पे कोर उस बात की बात हो रही है कि हम सिर्फ बना के कस्टमर तक पहुँचा रहे हैं. मार्केटिंग इसका पार्ट नहीं होता सप्लाई चेन मैनेजमेंट का. ठीक है, बट इसको अफेक्ट ज़रूर करता है. सप्लाई चेन मैनेजमेंट फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग ऑपरेशनल परफॉर्मेंसेस, कि जल्दी ज़्यादा सस्ते में पहुंच जाए माल. ठीक है. गुड सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट सिस्टमेटिक लॉजिस्टिक. ये भी बात सही है, क्योंकि सारा का सारा जो फंडा है वो माल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने का है, लेकिन बहुत सारे स्टेजेस से होकर. तो जब स्टेजेस से होकर जा रहा है तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट की जाएगी, लेकिन जब एक स्टेज से दूसरे स्टेज में माल को ले जाया जा रहा है तो वहाँ लॉजिस्टिक्स का यूज़ किया जाएगा. आई होप आपको लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में इफेक्टिवली डिफरेंस समझ में आ गया होगा. यस क्लास, शुभम समझ में आ रहा है? हर्ष, न्यांशु, समीर, आशुतोष, राइट. अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट में 5 स्टेप्स आते हैं. इनके स्टेप्स जान लेते हैं. पहला है, अगर मुझे किसी भी रॉ मटेरियल को एंड यूज़र तक पहुंचाने के लिए कोई एक्शन परफॉर्म करना है तो उसके लिए मुझे प्लान करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? प्लान करना पड़ेगा. प्लानिंग इज़ वेरी फर्स्ट स्टेप फॉर एनी मैनेजमेंट प्रोसेस. ऐसे सेम बात सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए हो जाएगी. तो यहाँ पे स्ट्रैटेजिक प्लान जो है बनाया जाएगा और डेवलप किया जाएगा. ठीक है, कि माल को कैसे मैनेज किया जाएगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें. दूसरा है डेवलप, यानी कि सोर्स. कई बार या तो हम इसे प्रोड्यूस करेंगे, अगर प्रोड्यूसर हम ही हैं तो खुद प्रोड्यूस करेंगे यानी कि डेवलप करेंगे. और अगर प्रोड्यूसर हम नहीं हैं यानी हम बनाते नहीं हैं कोई माल, तो हम उसे सोर्स करेंगे. आफ्टर प्लानिंग अगला स्टेप रहेगा डेवलप और सोर्स. इस पॉइंट का फोकस रहता है कि या तो हम सप्लायर्स के साथ अच्छा रिलेशन बना लें या फिर बहुत अच्छा प्रोडक्शन हम लोग कर दें. ठीक, राइट. तो डिपेंडेबल सप्लायर्स आर आइडेंटिफाइड एंड प्लानिंग इज डन रिगार्डिंग पेमेंट, शिपिंग एंड डिलीवरी. अगला स्टेप मेक. द थर्ड स्टेप इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स. इट इन्वॉल्व्स डिज़ाइनिंग, प्रोडक्शन, टेस्टिंग, पैकेजिंग. अच्छा, जो ये मैंने पहले वाले में बोला था ना डेवलप, यहाँ पे रॉ मटेरियल की बात हो रही थी. दूसरे वाले में जो हो रही है वो फिनिश्ड गुड की बात हो रही है. रॉ मटेरियल के लिए भी स्टेज 1 गुड्स मांगा जाता है कहीं. जैसे आपको मान लेते हैं कि आप प्लास्टिक की चेयर बनाते हैं. ठीक है, प्लास्टिक फैक्ट्रियाँ चेयर बनाते हैं, तो प्लास्टिक बीड्स की आपको ज़रूरत होगी. जो प्लास्टिक बीड्स बनाएंगे उसके लिए या तो आप प्लास्टिक बीड्स को डेवलप करोगे या तो सोर्स करोगे. लेकिन दूसरे में जो आप मेक वाला काम कर रहे हो उसमें तो आप रॉ मटेरियल से थोड़ा फिनिश्ड गुड बना रहे हो. ठीक है, राइट. तो इस स्टेज में क्वालिटी, प्रोडक्शन आउटपुट एंड मैन पावर प्रोडक्टिविटी सारी चीज़ें मेजर की जाती हैं. चौथे स्टेप में डिलीवर किया जाता है. फोर्थ स्टेप में कस्टमर की लोकेशन पर आप डिलीवर कर दोगे. ठीक है, दिस इज़ बेसिकली द लॉजिस्टिक्स स्टेज वेयर ऑर्डर्स आर एक्सेप्टेड, स्टोर एंड गुड्स आर अरेंज्ड, पिकअप इज शेड्यूल्ड एंड डिलीवरी इज ऑर्गेनाइज्ड. और इनवॉइसिंग सिस्टम भी सेट किया जाता है जिससे पेमेंट आपको सही समय पर मिल जाए. कहीं कोई गड़बड़ रही तो आपका माल रिटर्न होगा. मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो गया मान लेते हैं कुछ, या कोई और दूसरे रीजंस हुए, प्राइसिंग का कुछ इशू हुआ या मार्केट डिमांड का कुछ इशू हुआ, तो रिटर्न आएगा. द फाइनल स्टेप इन इज़ द रिटर्न स्टेज वेयर डिफेक्टिव और डैमेज गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर बाय द कस्टमर. यहाँ पे कंपनी को डिससेटिस्फाइड कस्टमर्स के साथ अच्छे से डील करना होता है जिससे वो अगली बार भी आपका माल खरीदे बावजूद डिससेटिस्फाइड होने के. ठीक है,
अगर आप क्वेरीज को इफेक्टिवली रिजॉल्व कर देंगे तो आपका नाराज कस्टमर भी आपसे ही माल खरीदेगा। ठीक, क्लियर है? चलिए, इंटीग्रेशन ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट विद CRM। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के साथ आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट को कैसे जोड़ेंगे? देखिए, CRM को अगर हम डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, कस्टमर वगैरह की सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, तो अगर इसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट के साथ ऐड कर दिया जाए तो दोनों सिस्टम में इंफॉर्मेशन शेयर की जा सकेगी और डेटा ड्रिवन डिसीजंस बनाए जा सकेंगे, राइट? तो एक जो कॉस्ट रिडक्शन है वो हो जाएगा, प्रोडक्शन मैनेज हो जाएगा, शेड्यूलिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, ओवरऑल आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। सप्लाई चेन के लिए क्या प्रीरिक्विजिट्स होते हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं जिससे आप सप्लाई चेन अच्छा बना सकें? पहला, अडेप्ट और एडजस्ट सप्लाई चेन टू कस्टमर नीड्स, मतलब कस्टमर नीड पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए। दूसरा, कस्टमाइज लॉजिस्टिक्स नेटवर्क। एक बार आपने कस्टमर सेगमेंटेशन कर लिया, देखो हम सारे कस्टमर्स की नीड तो फुलफिल कर नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ छोटे छोटे चंक्स में कस्टमर्स को डिवाइड करना पड़ेगा। इसे हम ABC एनालिसिस के पॉइंट से समझ सकते हैं। जैसे कैटेगरी A में उन लोगों को डाल दिया जाएगा जो सबसे ज़्यादा सेल्स हमें देते हैं, और जो सबसे कम सेल्स देते हैं उनको C कैटेगरी में। B कैटेगरी में वो जो मीडियोकर सेल्स दे रहे हैं, मतलब कम, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं, बहुत ज़्यादा ज़्यादा भी नहीं। ठीक है, राइट? तो हम कस्टमर्स को सेगमेंटाइज कर लेंगे और इन कस्टमर्स के बिहाफ पे, इनकी नीड के बिहाफ पे जो सप्लाई चेन है उसको कस्टमाइज़ किया जाएगा। फिर जो डिमांड है उसको अलाइन किया जाएगा विद द सप्लाई चेन कि हम कितना माल दे सकते हैं और कब कब दे सकते हैं। माल से मेरा मतलब बार बार मर्चेंडाइज ही है। डिफरेंशिएट प्रोडक्ट्स क्लोज टू कस्टमर। अब जो कस्टमर्स के पास बहुत ज़्यादा तरीके से, मतलब बेहतर तरीन तरीके से है, कस्टमर जिनको बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन एंड डिफरेंशिएशन आर इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज प्रोडक्ट वैरायटी। जैसे डेल जो है वो असेंबलिंग तभी करता है जब उसके पास ऑर्डर रिसीव हो जाए कस्टमर से। कस्टमर्स कौन? रिटेलर्स जो हैं। तो ये इसलिए ऐसा करते हैं ताकि जो फ्रेशनेस है प्रोडक्ट की वो बनी रहे। स्टैंडर्डाइजेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल, राइट? नाउ चलिए, आउटसोर्स स्ट्रैटेजिकली। देखिए, आउटसोर्सिंग एक बहुत बड़ा फंडा रहता है। जब आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट रन कर रहे हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें आउटसोर्स कर सकते हैं। इनफैक्ट आपका पूरा बिजनेस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पूरा बिजनेस ही आउटसोर्सिंग का हो सकता है। लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ आप आउटसोर्स मत कीजिए जो आपकी कोर कॉम्पिटेंसीज़ के अंदर आती हो, मतलब ऐसी चीज़ जो आपको डिफरेंशिएट करती हो आपके कॉम्पिटिटर से, और आप ऐसी चीज़ किसी और से ख़रीद रहे हैं, तो इसका मतलब यार कि आपकी कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है, ये आपके सप्लायर की कोर कॉम्पिटेंसी है। अगर उसने आपके कॉम्पिटिटर को ये माल बेच दिया तो आप में और आपके कॉम्पिटिटर में डिफरेंस नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए कोर कॉम्पिटेंसीज़ को कभी भी आउटसोर्स नहीं करना चाहिए। ठीक है, राइट? जैसे अभी आप नोटिस कर रहे होंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है अनअकैडमी। डिस्क्लेमर गाइस, ये जानकारी सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एजुकेट करने के लिए दे रहा हूँ, और ये कोर कॉम्पिटेंसीज़ को कभी भी आउटसोर्स नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ। तो जो अनअकैडमी है, कोर कॉम्पिटेंसी क्या है उनकी? बहुत अच्छे टीचर। अगर यही टीचर किसी और ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं तो स्टूडेंट्स उन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चले जाएंगे। तो कोर कॉम्पिटेंसीज़ को आउटसोर्स नहीं करना चाहिए, उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक है, राइट? नाउ डेवलप IT दैट सपोर्ट्स मल्टी लेवल डिसीजन मेकिंग। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, IT इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए जो मल्टी लेवल डिसीजन मेकिंग कर सके, अलग अलग सेक्शंस के अंदर, अलग अलग ऑपरेशंस के लिए। अडैप्ट बोथ सर्विस एंड फाइनेंशियल मैट्रिसेस। Businesses cannot determine success nor can they identify new opportunity without monitoring their performance regularly. अगर मेरी परफॉर्मेंस लगातार इंप्रूव हो रही है तो इसका मतलब है बिज़नेस बढ़िया चल रहा है, मुझे और बढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा रैपिडली बढ़ रहा है तो हमें थोड़ा सोचना भी चाहिए कि क्या हमें लगातार इसके अंदर आगे और काम करना चाहिए क्या। हाँ, जब ये बिज़नेस बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ रहा है तब हमें ऐसा सोचना चाहिए, क्योंकि डिक्लाइन बहुत निकट है। ठीक ना, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, क्या पता और भी ज़्यादा ग्रो करें, लेकिन मैट्रिसेस का हमें ध्यान रखना चाहिए, फाइनेंशियल और सर्विसेज का। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सप्लाई चेन।
फ़ायदे गिनवा देते हैं गाइज। अगर बढ़िया सप्लाई चेन मैनेजमेंट होगा तो आपकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी, यानी कि कम पैसे में ज़्यादा सर्विस कस्टमर्स को आप दे पाएंगे। आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, पैकेजिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इन सबको कम किया जा सकता है अगर बढ़िया सप्लाई चेन मैनेजमेंट अडेप्ट की गई तो। आपका आउटपुट ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा माल मार्केट में आप उतार पाएंगे कस्टमर्स की डिमांड के बिहाफ पे। प्रोसेस डिले को अवॉइड कर पाएंगे क्योंकि बढ़िया आपने एकदम मैनेज कर रखा है कब क्या कि पिन पॉइंट टाइम एक्यूरेसी आपके पास है। आइडेंटिफिकेशन अगर इजी हो जाए प्रॉब्लम्स का तो प्रॉब्लम्स को कम किया जा सकता है। ख़त्म तो देखो प्रॉब्लम होती नहीं है, एक जाएगी तो दूसरी आएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा कम किया जा सकता है। बेटर टीम वर्क हो जाता है अगर बढ़िया इफेक्टिव मैनेजमेंट है तो लोगों के पास इफेक्टिव अपने जॉब रोल्स होते हैं, की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज होते हैं, उनके अंदर वो अच्छे से काम करते हैं और उनका टीम वर्क अच्छा हो जाता है। एम्प्लॉय, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, कस्टमर्स एक स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर कनेक्ट कर लेते हैं। नुकसान क्या क्या है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का? बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। देखो ध्यान से सुनना, अगर आप किसी भी बिज़नेस को देखेंगे, किसी भी रिटेल बिज़नेस को देखेंगे तो आप नोटिस कीजिएगा उसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट ही है। वो लोग माल खरीद रहे हैं, आप तक लेकर आ रहे हैं और बेच रहे हैं। ठीक है, डीमेरिट क्या, बहुत कॉम्प्लेक्स है ये। इसमें अगर आप इसको समझ नहीं पाए तो डिले और कॉस्ट इंक्रीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। कोऑर्डिनेशन इश्यूज आपको मिलेंगे, न्यूमरस डिपार्टमेंट्स आप लोगों के पास हो जाते हैं, टास्क डिफ़िकल्ट हो जाता है और फेलियर इन सप्लाई चेन देखने के लिए मिलता है। रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेंड स्टाफ जो कि जल्दी मिलता नहीं है क्योंकि हम पे बहुत कम करेंगे, क्योंकि हमें ओवरऑल द कॉस्ट बचानी है। रिलायबिलिटी इश्यूज, सिंस द efficacy of supply chain management depends on highly on coordination and information flow among the departments, तो इसकी जो रिलायबिलिटी है उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है अगर जानकारी हमको इनएक्यूरेट मिले तो। ठीक है, किसी भी डिपार्टमेंट ने गलत जानकारी दी तो ओवरऑल जो रिलायबिलिटी है हमारी सप्लाई चेन की वो दांव पे लग जाती है। तो ये एक बड़ा जो सीरियस इशू है गाइस। तो आपने जाना मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सप्लाई चेन। This is the end of the unit and here are some questions that you can do as homework, right? Now, can terms logistics and supply chain management be used interchangeably? आप इसको explain कीजिए, right? अगला आप what are the essentials to managing the supply chain effectively? Why it is necessary for a successful retailing to have a flawless supply chain? These are some of the most important questions for your unit number 1 of PRL 115. I hope आपको ये यूनिट इफेक्टिवली समझ में आया होगा। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर द टुडेज यूनिट। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, यू गाइज आर रियली ऑसम।